दोस्तों अगर आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हो तो फटाफट नीचे कमेंट करो, क्योंकि भाई ये नाइन्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के मैं बाकी के सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं, क्या राइटिंग स्किल और जैसे बाकी के मराठी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट और साथ में दोस्तों मैथ और साइंस के ऊपर वन शॉट वीडियो चाहिए, तो प्लीज फटाफट नीचे कमेंट करो। और जिससे मुझे पता चलेगा यार नाइन्थ के स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जरूर मैं इस चीजों को कंप्लीट करूंगा। और मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को देखने के बाद या से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, देखो दोस्तों, ज्यादातर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के स्कूल में, मतलब जो बोर्ड के रूल को फॉलो करते हैं, तो आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा ग्रामर में। तो देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पे शब्द भेद पूछेंगे 1 मार्क्स के लिए, अव्यय पूछेंगे, काल परिवर्तन पूछेंगे 2 मार्क्स के लिए, देन संधि विच्छेद पूछेंगे, वाक्य के भेद, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कारक एंड विराम चिन्ह। तो ये पूरा का पूरा फंडा है। अब मैं चलो वन बाय वन चीजों को कंप्लीट कराता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शब्द भेद की, तो देखो दोस्तों, शब्द भेद का अगर मैं सीधा सीधा मतलब निकालूं, तो देखो शब्द भेद में आपको इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी जगह का जो नाम होता है, मतलब उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, संज्ञा। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको ग्रामर इस तरह से पढ़ना है कि एग्जाम्पल वाइज आप ग्रामर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अजय अच्छा लड़का है। अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया और मैंने अजय पे अंडरलाइन कर दिया और बोला कि इसका आप बताओ मुझे अव्यय, सॉरी, इसका मुझे आप शब्द भेद बताओ, तो आपसे आपको क्या करना है, बस अजय क्या है, संज्ञा है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट अजय लिखेंगे और अजय लिख के डायरेक्ट आगे क्या लिख देंगे दोस्तों, संज्ञा। उनको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। पर किसी किसी टीचर्स का ऐसा रहता है कि इसका टाइप भी लिखो। तो मैंने हमेशा बोला कि अजय एक स्पेसिफिक नाम है दोस्तों, इसलिए क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये याद रखना। साथ में दोस्तों, अगर सपोज यहाँ पे, अगर समझो मैंने यहाँ पे नदी लिखा होता, तो नदी क्या आता दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक नदी का नाम नहीं लिया। अगर मैं कोई स्पेसिफिक नदी का नाम लेता तो मैं क्या लिखता, उसको व्यक्तिवाचक। अगर सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ देश, अब मैंने किसी भी देश का नाम नहीं लिया है, बस मैंने देश बोला है, तो देश क्या हो जाएगा, जाति, जातिवाचक। वही अगर मैं भारत बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको संज्ञा वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है दोस्तों, सर्वनाम। तो सर्वनाम में मैं आपको बोलता हूँ कि नाइन्थ क्लास के लिए आप बस एक ही सर्वनाम याद रखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस दुनिया में अगर मैं कोई भी बात करता हूँ, जैसे अगर मैं अपनी बातों को रखता हूं तो मैं, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो वो, और साथ में दोस्तों अगर हम, मैं और वो बात कर रहे हैं तो हम किसी और के बारे में बात करेंगे, मतलब तीसरे के बारे में बात करेंगे। तो इस दुनिया में मैं, या सामने वाला, या हम कोई तीसरा, तो ऐसे तीन चीज ही रहती है। इसलिए हमेशा मैक्सिमम केस में आप पुरुषवाचक सर्वनाम लिख सकते हो। तो ये हमेशा याद रखना। जैसे अब सर पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ पे रखें, तो देखो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है वह विद्यालय गया। अब देखो दोस्तों, वह विद्यालय गया, वह क्या आएगा, वह विद्यालय गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे, वह क्या है, जो हम संज्ञा की जगह पे हम जिस शब्द को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसे हम क्या लेंगे दोस्तों, सर्वनाम। जैसे मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि राजू बहुत अच्छा लड़का है, राजू रोज काजू खाता है, राजू रोज काजू खाते खाते विद्यालय जाता है, तो आपको कैसा लगेगा, यार ये क्या बोल रहे हैं। बोलो कि सर राजू बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज विद्यालय जाता है, वह रोज काजू खाते हुए विद्यालय जाता है, ये लाइन सही है। तो हमेशा हम जो संज्ञा की जगह पे जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वनाम। आपको ये सब पेपर में आने वाला नहीं है, बस डायरेक्ट आपको शब्द भेद पहचानने के लिए आएगा। अब नेक्स्ट मैटर आ जाता है कि ठीक है सर ये सब तो समझ में, अब नेक्स्ट विशेषण। विशेषण में मैं हमेशा बोलता हूं कि गुणवाचक विशेषण याद रखो। गुणवाचक विशेषण मतलब ये, अब देखो गुणवाचक विशेषण मतलब कि अगर समझो मैं अगर समझो, जैसे मैं यहाँ पे देखो बोल रहा हूँ कि गोवा में खूबसूरत सागर तट था, तो देखो यहाँ पे खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हाँ, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे मैंने अच्छा, तो दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर समझो, मैं अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा जैसे गुणवाचक विशेषण मतलब उसके मैं रूप, रंग, आकार आदि के बारे में बात करता हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। ठीक है सर, ये तो पूरा समझ में आ गया। अब मैटर है दोस्तों, ये एक और चीज याद रखना, संख्यावाचक विशेषण मतलब कहीं पे अगर नंबर्स आ रहा है, जैसे 2 कौवे, 7 पक्षी, तो ये समझ जाना कि ये भी क्या है, विशेषण है। ठीक है सर, ये तो पूरा आपने समझा दिया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, उस समय
तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। अब देखो उसके नीचे अंडरलाइन है तो आपको डायरेक्ट पता है सर्वनाम है। टाइप आपको पता है तो प्लीज कमेंट करना। मैंने बोला डायरेक्ट आप सर्वनाम लिख सकते हो, पर अगर आपको टाइप पता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है सर, ये हो गया। अब नेक्स्ट मैटर आता है दोस्तों अव्यय। आप में से बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है आपके अंदर की अव्यय पे, वो क्या करते हैं पता है, अव्यय के टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। आपके पेपर में आता है कि निम्नलिखित जो भी अव्यय दिया है उसका वाक्य में प्रयोग करो। जैसे यहाँ पे अव्यय कौन सा दिया है दोस्तों, बहुत, वाक्य में प्रयोग करो। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे अजय बहुत थक गया था। जैसे यहाँ पे और लिखा है और, तो और से रिलेटेड आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। वाह क्या बात है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे अव्यय हैं, जैसे के अलावा पास, ये वाला पास बहुत सारे लोग गलत यूज करते हैं, ये वाले पास को कि मैं मेरे पेपर में पास हो गया, वो वाला पास नहीं है, मेरा घर नदी के पास है, ये वाला पास है। के साथ बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है, इवन 9th से ही अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करोगे तो 10th में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सर, ये तो हो गया। आपको ऐसे किंतु काश ये वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट है सहायक क्रिया। अब नेक्स्ट है दोस्तों सहायक क्रिया। मैंने बोला कि ये 1 मार्क्स फ्री का है। बस आपको यहाँ पे एक पोएम पढ़ना है, नाना 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 ना। मतलब देखो, दिया का देना, गई गए गया, ये बहुत बार पूछते हैं दोस्तों। उसका जाना, लगे का लगना, उठा का उठना, करो का करना, दो का देना, दे का देना, लिए का लेना, रुकी का रुकना, है का होना, पढ़े का पढ़ना, पढ़ी का पढ़ना, पाया का पाना, रहूंगा का रहना। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ठीक है सर ये हो गया। अब यहां पे अगर मैं इससे रिलेटेड एक वाक्य बनाऊं, अजय विद्यालय गया। चलो बताओ, इसमें सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखो। तो ये देखो, ये सहायक क्रिया हमेशा लास्ट में रहेगा, गया। और गया का बस आप यहाँ पे लिखोगे गया, और गया का आपको पता है दोस्तों क्या आएगा, जाना। हो गया, इसका मूल रूप आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हो गया सर। देखो गया का जाना, तो ये 1 मार्क्स आपको है। प्रेरणार्थक क्रिया मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है। आपको क्या करना है पता है, जैसे यहाँ पे अगर समझो लिखा है देना, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा वाला क्या है, दिलाना। याद रखना, बहुत लोग ना दिलाना लिखते हैं, इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। और दिलवाना, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे उड़ना है, उड़ाना मतलब मैं खुद उसका हाथ पकड़ के उसको उड़वा रहा हूं। तो उड़ाना, मुझे बोला गया कि इसको उड़ाओ तो मैं उड़ा रहा हूं उसको। उड़वाना, मैं किसी और को कमांड्स दे दिया हूं कि मैंने बोला कि अजय लेके जाओ उसको उड़ा, तो वो क्या करेगा, मैं किसी और से उसको उड़वा रहा हूं, इसलिए उसको बोलते हैं उड़वाना। तो दोस्तों देखो यहाँ पे देखना, दिखाना, दिखवाना, जुटना, जुटाना, जुटवाना। इवन इस बार अभी तो आप 9th क्लास में, और 10th क्लास को जो मैंने बताया था सेम टू सेम पेपर में वही आता है। अभी कैसा 9th में कैसा प्रॉब्लम होता है पता है, कि पेपर आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, बनाते हैं। तो उसमें कैसा होता है कि जो टीचर्स को ने क्लास में जो चीज पढ़ाई है वही पेपर में डाल देते हैं। बट 10th क्लास में जो मैं बताऊंगा वो सेम टू सेम वही आएगा। इस बार का भी आप जाके मेरा वीडियोस देख सकते हो, सेम टू सेम आया है, कुछ अलग नहीं है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है वाक्य के भेद। अब देखो वाक्य के भेद के अनुसार, रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है। पहला है मिश्र वाक्य। आप बोलोगे सर यहाँ सरल लिखा है, सबसे पहले अपने को मिश्र पढ़ना है, सबसे पहला मिश्र। दूसरा कौन सा है दोस्तों, संयुक्त, और तीसरा है सरल। अब देखो इतना इजी है ना, आपको तुरंत समझेगा। जैसे मिश्र क्या होता है पता है, जब एक स्टेटमेंट दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसी करनी वैसी भरती, जो बोएगा वही पाएगा, जैसा वैसा, जितना उतना। तो ये वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा मिश्र वाक्य होंगे। अब ये होने के बाद दोस्तों संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है, जब दो स्टेटमेंट एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। जैसे कि मैं विद्यालय जा रहा हूं और अजय घर पर सोया है, तो वो और से जो ज्वाइंट है उसको संयुक्त। अगर सर ये दोनों नहीं रहेगा तो सरल। इतना सिंपल सा पार्ट है। और मैं इसके लिए कुछ हिंट भी आपको दे रहा हूं। ये हिंट अगर आप याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाता है। देखो जैसे अगर आपको जैसे वैसे, जब तब, जहां वहां, अगर, यदि, और ये देखो ये वाला की अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि ये मिश्र वाक्य है। परंतु अगर और, एवं, तथा, या, अथवा, कि इसलिए ये अथवा है, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु आया तो समझ जाना ये संयुक्त वाक्य है, इसको मत जोड़ देना इसमें। हाँ तो बस ये वाला की याद रखना, अगर ये आया तो आपका मिश्र वाक्य, अगर ये दोनों नहीं है तो वो नॉर्मल सा हमारा वाक्य है, सरल वाक्य। अब देखो यहाँ पे बादल गरज रहे हैं और
बिजली चमक रही है, सीधा बात है। और है, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन किया, संयुक्त वाक्य। मीराबाई कहती है कि, देखो मैंने बोला था ये वाला की आएगा तो मिश्र वाक्य। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये होने के बाद नेक्स्ट है अर्थ के अनुसार वाक्य का अलग अलग प्रकार। पर मैं ये आपको बोलूंगा कि ये आप पढ़ो मत, ये आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आप पढ़ो। देखो ऐसा क्वेश्चन, और इसमें भी मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये वाला बोर्ड एग्जाम जैसा पूछता है वैसे भी 9th में भी आ सकता है, अगर टीचर्स आपके अच्छे से पेपर बनाए तो। मानो इतना ही बोल सकी, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या प्रश्नवाचक करना है तो बस आगे आप क्या लगा दो, जैसे मैंने आपको मराठी में बताया सेम, बस आगे आप क्या लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो आपको इस तरह से आना चाहिए। जैसे अगर देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो लोग पहाड़ों पर, सॉरी यहाँ पे, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। तो अगर आपको यहाँ पे निषेधार्थक वाक्य करना है, मतलब स्टेटमेंट में नहीं लेकर आना है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे कोई ऐसा एक वर्ड ढूंढो जिसका अपोजिट वर्ड पता है। जैसे असंभव का क्या आएगा, संभव, और उसके साथ मैंने क्या लिख दिया, नहीं। हो गया अपना काम। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अगर समझो आज्ञार्थक वाक्य आया, तो आज्ञार्थक वाक्य का अभी यहाँ पे एक भी एग्जांपल नहीं दिख रहा है। अगर आया तो आप किस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अजय खाना खा रहा है, तो आप उसको कैसे आज्ञार्थक वाक्य में लिखोगे, अजय खाना खाओ, या अजय जल्दी खाना खाओ। ऐसे आप अपने से एक बना सकते हो, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुहावरे, तो ये तो आपको क्या करना चाहिए पता है, आपके बुक में जो भी मुहावरे हैं उसको पढ़ लेना चाहिए। पर इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूँ कि ये वाले का आपको ऑप्शन आएगा, आपको ऐसा वाला अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे दिया नहीं है शायद, देखो मैं यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रथम क्रमांक, या तो दौड़ जीतने के बाद विजय की लोगों ने वहां वाही की। अब बताओ, यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा आपको, और यहाँ पे आपको ये रहेगा, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, क्रोध होना, और यहाँ पे देख दाद देना। अब मुझे बताओ ये दोनों में से आपको क्या करना है। कहीं पे, जैसे यहाँ पे देखो वाहवाही, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों में से कौन सा जो है, जो यहाँ पे शब्द जो है वो उपयोग में आएगा, मुहावरे कौन सा उपयोग में आएगा। तो दौड़ जीतने के बाद विजय की लोगों ने क्रोध, लोग क्रोधित हुए, ऐसा तो आएगा नहीं। दौड़ जीतने के बाद विजय की लोगों ने, विजय का लोगों ने दाद दिया। दाद दिया मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, वाहवाही करना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आपको यहाँ पे मुहावरे कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको मराठी में बोला कि आपको विराम चिन्ह याद करना है, यहाँ पे कोई विराम चिन्ह आपको याद नहीं करना है। यहाँ पे आपको विराम चिन्ह का उपयोग करने आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं, देखो मैंने कराहते हुए पूछा, अब देखो मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क है, ऐसे ही सब आता है। अब पूछा के बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमा आता है, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। गीता में कहा गया है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है के बाद आप रुकोगे, इसलिए यहाँ पे कॉमा है, ऑलरेडी उन्होंने दिया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ऐसे फास्ट नहीं बोलेंगे, कर्म करो के बाद हम रुकेंगे, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कर्म करो के बाद कॉमा है, तो इस तरह से विराम चिन्ह का कोई दिक्कत नहीं है। सर ये भी समझ में आ गया। अब ये समझ में आने के बाद दोस्तों वाक्य शुद्धिकरण, ये देखो ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। वाक्य शुद्धिकरण में 3 तरह की चीजें आती है। एक ऐसा आएगा कि देखो बकरी को काटकर घास खिलाओ। अब यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट बोला, आपको लगेगा सर आपने तो बहुत सही बोला, पर थोड़ा सोचोगे तो मैंने रॉन्ग बोला है दोस्तों। बकरी को काट कर कैसे घास खिलाओगे, घास को काट कर बकरी को खिलाओ। तो पहला ऐसा आ सकता है कोई भी स्टेटमेंट। दूसरा आ सकता है कि अजय विद्यालय जाएगी। आप बोलोगे सर अजय कैसे विद्यालय जाएगी, अजय विद्यालय जाएगा, तो आपको लिंग के अनुसार भी रॉन्ग हो सकता है। और तीसरा स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे यहाँ पे देखो राम ने हिरण का शिकार की, तो देखो राम ने हिरण का शिकार किया आएगा ना, और यहाँ पे हिरण का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। हिंदी में हम हिरण ऐसे लिखते हैं। लेखक ने अभिनेता की घमंड तोड़ी, अभिनेता मेल है,
तो लेखक ने अभिनेता का घमंड तोड़ा, ऐसे आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये समझने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कारक। कारक में हमेशा मैं बोलता हूं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, ये पूरा चार्ट आपको पढ़ लेना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके अंदर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो से है दो जगह पे है, तो दोस्तों ये वाला जो देखो मैंने आगे कुछ लिखा है, ये वाला से मतलब अलग होना, जैसे कि विजय कमरे से बाहर गया, मतलब वो कमरे से अलग हो रहा है, तो समझ जाना अपादान है। जहां पे अलग नहीं हो रहा है समझ जाना करण कारक। अब आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे अगर समझो आप ये बोल रहे हो कि एक स्टेटमेंट मैं ले रहा हूं, जैसे देखो यहाँ पे अगर देखोगे हमारे शहर में देखो में दिखाई दे रहा है, में कौन सा है, अधिकरण कारक होगा। में देखो अधिकरण कारक, तो देखो यहाँ पे लिखा है। तो अगर आपको याद हो जाएगा तो आप फटाफट लिख सकते हो कि मतलब क्या आएगा, संबंध कारक। तो ये 1 मार्क्स आपके लिए बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके बाद काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में मैं सीधा सिंपल आपको एक एग्जांपल बोलना चाहता हूँ कि भविष्य काल सबसे पहले कवर कर लो। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। मैं नाच रहा हूँ, मैं नाचूंगा। मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाऊंगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा। तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो गया। ठीक है सर, ये डन। इसमें कोई टाइप नहीं है, बस सामान्य भविष्य काल है, ये हो गया। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपूर्ण वाला टाइप सबसे पहले आपको करना है, जिसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, रहा वर्ड याद रखा करो। कौन सा वर्ड, रहा। अब यहाँ पे भी आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि अगर भूतकाल है तो यहाँ पे था आएगा, यहाँ पे है या हूं, ऐसे वाले वर्ड्स आएंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खाऊंगा, तो आपको मैं बोलूंगा अपूर्ण वर्तमान काल करो, तो मैं खाना खा रहा हूं। वही अगर अपूर्ण भूतकाल करना है तो मैं खाना खा रहा था, हो गया। अगर आपको पूर्ण कवर करना है तो पूर्ण के लिए मैं हमेशा बोलता हूं लिया या गया, ऐसा वर्ड। यहां पे थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हो। मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, अगर इसका आपको पूर्ण पूर्ण वर्तमान काल करना है कि मैं विद्यालय गया हूं, तो यहां पे आप वैसा कर सकते हो कि मैं विद्यालय गया हूं मतलब मैं पहुंच गया हूं, या मैं विद्यालय पहुंच गया हूं मतलब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कैसा लिख रहे हो। और दोस्तों इसके बाद सामान्य इसके अंदर भी आता है, पर आपको एक ऑप्शन आएगा। तो सामान्य में मैं हमेशा वर्तमान काल मना करता हूं पढ़ने के लिए, भूतकाल पढ़ा करो। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, या समझो अजय खाना खा रहा था। अजय अजय खाना खा रहा था, या अजय ने खाना खाया था। तो अजय ने खाना खाया, बस वहां पे ऐसे ही आएगा सिंपल सा। तो वो एक्सट्रीम केस है, पर ये वाला अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आया। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, उसका आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब लास्ट बचा है सर संधि विच्छेद। देखो संधि विच्छेद में मेरा हमेशा से एक सजेशन रहा है कि आपकी बुक में जितने भी संधि विच्छेद के एग्जाम्पल्स है उसको याद कर लो। 10th क्लास का तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो स्पेसिफिक इस बार भी अगर आप जाके चेक करो मेरा वीडियो, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही बोर्ड एग्जाम में आया। 10th का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिर भी यहाँ पे एक हिंट में बता रहा हूँ, देखो संधि विच्छेद में ना आपको ऐसे बॉक्सेस आएंगे। अब यहाँ पे संधि विच्छेद है, यहाँ पे विग्रह, यहाँ विग्रह है, यहाँ विच्छेद, यहाँ पे विग्रह करना है, यहाँ पे उसके प्रकार लिखना है, और यहाँ संधि है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर कहीं पे अगर आपको ऐसा डबल डॉट दिखाई दे तो आप डायरेक्ट विसर्ग संधि याद रखना। कौन सा संधि है, विसर्ग। तो कभी कभी ये बीच का पार्ट लिखा होता है, अपने को ये दो फिलअप करना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट विसर्ग संधि लिखोगे, आपको पता चल गया। स्वर मतलब दोस्तों जैसे पास में अगर दो स्वर आ रहे हैं, स्वर मतलब अ से लेके आ तक। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ विद्यालय, विद्या, द्या के बाद आ रहा है, और आलय, आ और आ सेम है, तो क्या हो गया आपका विद्या प्लस आलय, स्वर संधि। अगर मैं यहाँ पे व्यंजन बोल रहा हूं तो व्यंजन में क्या आएगा दोस्तों, व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन मतलब क से लेके ज्ञान तक, या तो स्वर और व्यंजन आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल लूं, जैसे अगर देखो मैं सज्जन की बात करूं तो देखो सत, इसको हम ऐसे लिखते हैं सत प्लस जन, तो त क्या है व्यंजन, ये भी व्यंजन, इसलिए क्या है व्यंजन संधि। पर मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद कर लो। ज्यादा इसके बारे में सोचोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा सोचने का नहीं है, इसको याद कर लो। आपके बुक में जो जो एग्जाम्पल्स है उसको आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा पार्ट याद हो जाएगा। और इसी के साथ पूरा का पूरा आपका ग्रामर A to Z पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया। मुझे उम्मीद है
कि आपको बहुत अच्छा मेरा वीडियो लगा होगा। नेक्स्ट आपको मेरे से क्या चाहिए, अगर आप देखोगे स्पेसिफिक, अगर आप गिरी ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो ऑफलाइन क्लास है पालघर डिस्ट्रिक्ट में, बोईसर में। और स्पेसिफिक मैं तो मेरे क्लास में मैथ और साइंस ही पढ़ाता हूँ। तो मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ और साइंस है। जो स्पेसिफिक सम बताऊंगा वही पेपर में आता है। अभी देखो 9th में बस दिक्कत क्या है पता है, आपके पीटी पेपर जो है आपके टीचर्स बनाते हैं, पर 10th का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। फिर भी अगर आप बोलोगे तो आपको कौन सा वन शॉट वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं जरूर बना दूंगा। बस इसको आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है। तो चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।